हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपने अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल टीच मैथ्स पे। नाउ दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे हमारे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4 एंड एईडीओ मद्य निषेध, हमारे करंट एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चंस काफी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन में सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड मैथ्स, रीजनिंग से भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चंस को करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जो है इसमें महा मैराथन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं और जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस है और जो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा कहानी पढ़ के जाओ, मालूम पड़ा कि उस एग्जाम्स में इतना हल्का क्वेश्चंस आ गया जिससे हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। आप लोग ऐसा ना करें कि जो भी हमारे हल्के क्वेश्चन सब है उसे इग्नोर कर दें। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर छोटे से छोटे टॉपिक को हमें लेते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना। तो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? मैं चाहूंगा कि आप सभी इसके आंसर का भागीदारी बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। बी है हमारा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए थे कि बिहार प्रादेशिक कांग्रेस समिति की स्थापना किए थे। एंड इससे एक पॉइंट निकलता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार, यहाँ पे बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी है, तो नेक्स्ट हमसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, बिहार प्रांतीय एंड ये क्या है हमारा? बिहार प्रादेशिक है। ये क्या है हमारा? बिहार प्रादेशिक है। ये बिहार प्रादेशिक है। दोस्तों, अब हमसे क्या पूछ सकता है एग्जाम से कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के बारे में यदि पूछे तो वो कब हुआ था? ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ये जो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की। दोस्तों, यहाँ पे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना, दोस्तों बिहार प्रादेशिक, ये तो प्रादेशिक है और ये हमारा बिहार प्रांतीय है। दोस्तों, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की यदि स्थापना पूछे कि वो कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 1908 को हुआ था। कब हुआ था? तो इसका 1908 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भाई बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो कहाँ हुआ था? ये हम सभी जानते हैं कि बिहार में हुआ था, लेकिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो हुआ था दोस्तों सोनपुर में हुआ था। इसकी स्थापना 1908 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? तो सोनपुर में हुआ था। एक पॉइंट हमने ये भी निकल कर आ गया है। एंड दोस्तों, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ये तो 1908 में हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना। बट यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन किस ईस्वी में किया? एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि यदि बिहार कांग्रेस कमेटी, यहाँ से ही हमें क्या करना है, पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से रटना नहीं है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें देखना है। सभी कॉन्सेप्ट में क्या है ना कि थोड़े बहुत पॉइंट में हमें क्वेश्चंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। रिवाइज क्या करना है, डायरेक्ट यहीं से याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे है बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो किए, लेकिन वो किस ईस्वी में किए? तो एक यहाँ से निकल कर आता है ये 1920, 1920 में इसके इन्होंने क्या किए थे? तो बिहार कांग्रेस प्रादेशिक कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, बिहार प्रादेशिक, ये बिहार प्रादेशिक क्या किया था दोस्तों? बिहार प्रादेशिक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में। ये इंपॉर्टेंट थिंक रखते हैं। एंड इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे सदाकत आश्रम भी कहा जाता है। इसी क्वेश्चन एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सदाकत आश्रम इनमें से किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सदाकत आश्रम कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सदाकत आश्रम भी कहते हैं दोस्तों। आश्रम, ठीक है। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रादेशिक तो 1920 में। एंड दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है पटना में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सदाकत आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो किस कांग्रेस अधिवेशन में, दोस्तों अधिवेशन की बात किया जा रहा है, कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पे जो 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। विच कांग्रेस सेशन डिसाइडेड टू बी ऑब्जर्व्ड, क्या किया गया 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे दोस्तों एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग किस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा लाहौर में होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यानी किस कांग्रेस अधिवेशन, यानी किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, ये लिया गया निर्णय कि ये जो प्रत्येक 26 जनवरी को है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसका जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर को हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 31 दिसंबर को। यहाँ कब, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, 1929 को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जनवरी को पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट यहाँ पे, इसकी अध्यक्षता दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, सबसे पहले इसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन ये भी हमसे पूछ सकता है कि इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में, यानी कि इससे किन्होंने किया था इसकी अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। जो हमारा ये लाहौर अधिवेशन है इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड लाहौर अधिवेशन हुआ कब था दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, सॉरी। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी कि अब ये कब मनाया गया, तो 1930 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी दोस्तों। किस भारतीय नेता थे दोस्तों, भारतीय थे, और वो भी उन्होंने क्या किए थे, जतिन दास की प्रशंसा की थी दोस्तों, किस भारतीय नेता ने। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4-5 ऑप्शन से आपको ये बताना है कि किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किए थे। तो हमें देखना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जतिन दास की जो मृत्यु है दोस्तों 13 सितंबर को हुआ था दोस्तों, 13 सितंबर को। 13 सितंबर 1929 को इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। जतिन दास की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की है, एंड जतिन दास की जो मृत्यु है दोस्तों वो 13 सितंबर 1929 को इनके ऊपर क्या चलाया गया था, तो मुकदमा भी चला था दोस्तों। लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, लाहौर केस का मुकदमा। एक पॉइंट हमें यहां से यह भी मिलता है कि सबसे पहले किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जतिन दास की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस 64 दिन का जो भूख हड़ताल है वो किसने किया था? एंड क्या हुआ था कि 64 दिन का जो भूख हड़ताल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने ही 64 दिन का भूख हड़ताल किए थे। और उसी भूख हड़ताल में क्या हुआ था, तो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल किसने किया था? 64 दिन का। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि इन सभी आंदोलनकारियों में से या फिर इन सभी में से किन्होंने 64 दिन का भूख हड़ताल किया था? तो 64 दिन का भूख हड़ताल लाहौर षड्यंत्र के केस में तो इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। और ये क्या हुआ था कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और एक पॉइंट यहाँ से ये भी निकल कर आ रहा है कि 64 दिन का जो भूख हड़ताल है वो किन्होंने किया था दोस्तों? 64 दिन का भूख हड़ताल जतिन दास, ठीक है, जतिन दास। 64 दिन का जो भूख हड़ताल है दोस्तों, 64 दिन भूख हड़ताल, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 64 दिन का भूख हड़ताल, कौन हो जाएगा आंसर? जतिन दास। दोस्तों जतिन दास का जो मृत्यु था 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण ही हुआ था। जो क्या थे, ये हमारे की क्रांतिकारी भी थे दोस्तों। ये क्या थे? एक क्रांतिकारी। किसका था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्य थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा है किस भारतीय नेता ने जतिन दास पे क्या किया था, एक जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड जतिन दास की मृत्यु कब हुआ था? तो यहाँ पे 1929 को हुआ था। और 13 सितंबर दोस्तों, 13 सितंबर 1929 को 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण क्या हुआ कि 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। एंड दोस्तों वो क्या थे? तो वो एक आंदोलनकारी थे दोस्तों, यानी कि क्रांतिकारी थे। वो भी क्रांतिकारी सदस्य थे दोस्तों। वो भी किसका? तो HS शॉर्ट में हमसे एग्जाम में पूछ सकता है HSRA, ठीक है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एच फॉर हिंदुस्तान, S फॉर सोशलिस्ट, R फॉर रिपब्लिकन और A फॉर एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वो क्या थे? एक क्रांतिकारी सदस्य थे। कौन थे? जतिन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए मजेदार क्वेश्चन है, इसे इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे। इस क्वेश्चन में काफी मजा आने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को दोस्तों सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है? एक पूर्ण घन प्राप्त करना है। पूर्ण घन का मतलब हो गया क्यूब, ठीक है, क्यूब प्राप्त करना है। यानी कि किसी भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे क्यूब का मतलब हो गया कि फॉर 2 का क्या हो जाएंगे? क्यूब, 4 का क्यूब। इसी तरीके से ये कह क्या रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त करना है दोस्तों। क्यूब यानी कि जैसे स्क्वायर ना, यहाँ पे क्यूब, क्यूब का मतलब 3, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब होना चाहिए। और वो भी पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को यहाँ पे पूछ रहा है, 81 को किस संख्या से विभाजित करना है? किस संख्या से क्या करना है? विभाजित करना है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा 9 है, 6 है, ऑप्शन सी हमारा 7 है और ऑप्शन डी हमारा 3 है। दोस्तों इन सभी नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 81 में डिवाइड कर दे तो जो भी नंबर हमारे आएंगे, जो भी नंबर बचेंगे वो एक क्या हो जाएंगे? पूर्ण घन हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आसान तरीका क्या है कि हमारा 81 है। सारे रूल्स को हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मैं दो तीन तरीका आप सभी को बताऊंगा।
81 है दोस्तों, 81 है। 81 इसका मतलब हो गया कि ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, ठीक है। इसे हमने 9 के फैक्टर में दो नंबर में हमने डिवाइड कर दिया है 9 9 एंड 9 9 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएंगे ये, फिर पुनः 81 आ जाएंगे। चलिए जब 9 9 हो गए हैं तो फिर 9 को मैं दो रूप में लिख सकता हूँ 3 एंड 3, ये भी हो गया 9 हो गया। इसे भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 3 एंड 3, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 गुणज के रूप में आ गए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 3 नंबर हो गए, यहाँ पे क्या हो गया इस तीनों को ले लेंगे तो ये तीनों मिलकर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। एंड देन ये जो एक नंबर बचेगा दोस्तों, ये जो एक नंबर बचा हमारा 3, ये 3 ही हमारा राइट आंसर होगा, यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो हमने ये तुरंत फास्ट कर लिया है एंड इसे ऐसे भी हम लोग समझ लेते हैं, 3 का हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया है एंड एक 3 हमारा वहां बच गया है तो यहाँ पे हमने रख दिया। एंड इस सारे नंबर्स में से देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस नंबर को क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से काट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है 9 से अगर डिवाइड देंगे तो काट तो देगा लेकिन क्या करेगा नीचे में फिर रह जाएगा। तो सबसे अच्छा बेहतर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो क्या है 3। इस 3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब, यानी कि हमारे पास जो है एक वह नंबर प्राप्त हो गया है जो कि हमें क्यूब में लाना था। ठीक है, जो हमारा आंसर क्या होगा 3 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब अर्थात ये क्या हो जाएगा 27, समझ गया। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड सेकेंड मेथड में आप सभी को बताता हूं कि जो भी हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है 81, इस 81 का करना है हमें एलसीएम। क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, इसमें 3 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 27, 9, 3 और 3 तिया 9। दोस्तों ये सारे के सारे बच गए हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 का हो जाएंगे क्यूब एंड ये जो हमारा 3 बच गया सो, एंड यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन से क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इसे पूर्ण रूप से काट दे। तो हमने बस वैसा ही 3 से ही क्या किया डिवाइड दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 का क्यूब। ये जो है हमारा एक पूर्ण क्यूब हमारा नंबर प्राप्त हो गया। यही नंबर हमें क्या करने थे, प्राप्त करना था। आंसर क्या हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डी ही, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जिससे 81 में डिवाइड करने पे जो भी नंबर हमारा बचेंगे वो क्यूब बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मैथ्स का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, यहाँ पे पूछ रहा है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या है, यानी कि माइनस करने पे, यहाँ पे अंतर कह रहा है दोस्तों, यानी घटाना है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का अंतर यहाँ 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों संख्याएं होंगी क्या, दो संख्याओं का अनुपात भी दे दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर भी दे दिया है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात हमें दिए हैं बिल्कुल उसी का क्या करना है, अंतर निकाल लेना है, यानी कि घटाव कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसका घटाव कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2x 2x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास कह रहा है 66 है। दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, अंतर बताया 66। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, 3x इज इक्वल टू 66। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। चलिए x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा, दोनों संख्याओं का अंतर हमने क्या किया, तो यहाँ पे 2x माइनस 5x इक्वल टू 66 एंड देन यहाँ पे क्या करना है हमें, x से हमने डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 22 आ गया, 22 आ गया है। एंड उस 22 से हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या माना था पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या 5x, तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला संख्या है वो है 2x, तो 2x है, x का हमने कितना निकाल लिया है, x का निकाल लिया है यहाँ पे 22 वैल्यू। उस 22 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44। एक ये हमारा हो गया पहला संख्या, एंड दूसरा संख्या क्या है हमारे पास 5x है, 5x, तो दूसरा संख्या भी निकालना है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 5 इंटू एक्स कितना है हमारे पास 22 है।
अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 110। ये जो हमारा जो आंसर आने 110, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया 110 एंड ये हो गया 44। ये दोनों कहाँ है, तो 110 एंड 44, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, बट वो नंबर चेंज रहेंगे। चलिए, रूल्स हमारा वही है जो जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्वतीय रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था दोस्तों, कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। स्पेन की क्या हो गई थी, चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। और क्यों हो गई थी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 14वीं यानी कि 14वीं, आप देख सकते हैं 14वीं से 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गया था दोस्तों। यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी। आप लिख सकते हो यहाँ गिरावट की दौर, ठीक है। सबसे पहले गिरावट तो आ ही गए थे, गिरावट की दौर से गुजर रहे थे ये लोग, रही थी। उन दिनों क्या हुआ, तो उन दिनों सोने तथा चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोने के सिक्के, तो यहाँ पे सोने के सिक्के बनाए जाते थे दोस्तों। इस कारण से क्या हो गया था, वहाँ 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच कुछ ऐसे गिरावट आ गए थे। इसी गिरावट के कारण क्या हुआ था, तो सोने के सिक्के भी बनाए जाते थे। और वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था दोस्तों, तो ये हमने समझ ही लिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट की दौर से वो क्या गुजर रहे थे यूरोप, कब, 14वीं से 15वीं शताब्दी में। 14वीं से 15वीं शताब्दी की बात है वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, इसीलिए वो क्या गिरावट का कारण क्या था, तो स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। ये सारी इटली की चांदी, ये सब नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो व्यक्ति, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी किस कार्य को 15 दिन में करते हैं, और यदि वे एक साथ काम करते हैं, ठीक है, 15 दिन में, यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। एंड यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे लाइन में, ये देखिए, व्यक्ति ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर देगा। ठीक है, दोनों मिलकर कर रहा है 15 दिन में, और ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो देन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि यही कार्य बी, यह कार्य अकेला बी कितने दिनों में करेगा। इसी कार्य को अगर बी पर छोड़ दिया जाता तो क्या ये बी कितने दिनों में करेगा, यही हमसे आंसर में फाइंड करने को कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करता है, एंड ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है, 20 दिनों में कर दे रहा है। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है क्या, कि इस दोनों का हमें क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है तो इसके एक एक विधि भी, एक एक नियम भी, लेकिन उससे काफी क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएंगे। इस दोनों नंबर का क्या कर देना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किसका निकालना है, 15 एंड 20 का। तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 60। 15 चौका 60 एंड 20 तिया 60। दोस्तों ये दोनों मिल रहा है तो साथ में यहाँ दोनों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर ये कितने दिनों में ये दोनों मिलकर किसी टेबल को क्या कर रहा है, ये 4 ही टेबल बना रहा है। बनाना कितना है, 60।
दोस्तों 60 टेबल, मान लो कि ये 60 कोई टेबल निकाल लिए हमने कि इन्होंने क्या किया कि 60 टेबल हमें बनवाने हैं और इसने ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 ही बना रहा है। ए और बी हमें बनवाने हैं 16 टेबल। इसे आप एज्यूम कर लो, आप मान लो कि हमने क्या बनवाना है, तो टेबल ही बनवाना है। कितने टेबल है, तो 60 टेबल है। 60 टेबल ये ए और बी मिलकर कितने दिनों में बना रहा है, यानी कि एक दिन में 4 बना रहा है और ए अकेला एक दिन में 3 बना रहा है। इससे तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ये दोनों मिल रहा है तो 4 और यहाँ पे ए अकेला मिल रहा है तो कितना, 3 बना रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है इसमें वो 1 बना रहा है। यहाँ पे क्या करना है, या ये क्या कर रहा है, यानी कि ए अकेला 3 बना रहा है एक दिन में, तो क्या करना है यहाँ पे 4 माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1। यानी ये जो है हमारा बी एक दिन में कितना बना रहा है, 1 बना रहा है और ए अकेला एक दिन में कितना बना रहा है, 3 बना रहा है। बी एक दिन में एक दिन एक ही बना रहा है, बी एक दिन में 1 बना रहा है और हमें बनवाना कितना है, 60 बनवाना है। यानी कि ए जो है, बी जो है एक दिन में 1 बना रहा है। कितना बना रहा है, 1 डे, एक दिन में, एक दिन में एक ही टेबल बना रहा है। हमें बनवाना कितना है, 60 टेबल बनवाना है। तो ये समय कितना लेगा, तो 60 दिन लेगा दोस्तों। ये 60 दिन में 60 टेबल बनाएगा या 60 कुर्सी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर 60 होने वाला है, होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया एंड ये क्वेश्चन काफी लंबा है होने वाला है। जो क्वेश्चन लंबा है वो तो भाई लंबा होंगे ही, बस इक्वेशन आपको कर लेने हैं रेडी। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक भिन्न है दोस्तों, यहाँ पे एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक भिन्न है, भिन्न संख्या है दोस्तों। भिन्न संख्या क्या है हमारे पास, भिन्न संख्या मान लीजिए हमारे पास क्या है, x और y है। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न संख्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 11 है। अंश और हर का योग 11 है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा लिया जाए तो वो इतना हो जाता है। तो पहले तो कंडीशन ये कह रहा है कि अंश और हर का योग यानी कि x प्लस वाई, इस दोनों का योग कितना कह रहा है, 11 कह रहा है। चलिए ये भी हमने मान लिया, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। इस दोनों का योग क्या है, 11 है। अब नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है क्या, कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये हमारा x है प्लस 1, एंड दूसरे में शब्दों में क्या कह रहा है, और अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसी अंश में 1 जोड़ दिया है एंड इस हर में क्या किया है, वो 2 घटा दिया है, एक प्लस कर दिया और दूसरा क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए y माइनस 2, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2/3। अब इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, तो एक इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा दोस्तों। सबसे पहले इधर से इधर और इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 2। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 2y माइनस 4। अब इसको हमें क्या कर लेना है, 3x पहले से है, 3x 2y को इधर कर देंगे तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 पहले से है, यहाँ पे प्लस में ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 3 एंड वो क्या आ जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, घट करके -7, यानी ऐड हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसमें इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो पहला है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड दूसरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू -7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इसका ये कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ जो 3 है इसे हम लोग यहाँ रखेंगे 3
एंड यहाँ जो 1 है उसे हम लोग यहाँ रखेंगे। चलिए अब इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 33 एंड इधर भी हमें करना है तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -7। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस है प्लस एंड यहाँ माइनस है प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y। देन अब यहाँ पे 30 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 10 के 0, 3 1 4 40 एंड 5 8 40, 8 5 40, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 8 एंड इस y का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में रखना है दोस्तों। यहाँ जो इक्वेशन दिख रहा है ना, क्या कहाँ गया भाई, ये है ये, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे y का। चलिए y में को डालते हैं उसमें, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x तो पहले से है, y का वैल्यू हमारे पास 8 है, इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11, ये माइनस में हो जाएगा उस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा, पक्षांतर करने पे 8 माइनस में आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 हमारे पास, तो x का आ गया 3, y का आ गया 8, ठीक है। चलिए हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ गया दोस्तों, यहाँ पे x का आ गया हमारे पास 8 एंड x का सॉरी y का 8 और x का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास भिन्न है, एक है x और दूसरा है y। चलिए x का जो हमारे पास है 3 है, तो यहाँ हमने 3 रखा है, देन y का हमारे पास कितना है 8 है, हमने 8 रखा है। अब ये देखना है कि 3/8 इसमें से है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे हमने 3/8 निकाल लिया है एंड ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। 10 क्वेश्चंस, कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए 10 जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, 9 क्वेश्चन होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित थी, किस लिए केवल समर्पित थी दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है, वो भी कब, तो 1951 से 56 के बीच दोस्तों, 56 के बीच केवल समर्पित थी। 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास को लेकर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, कृषि विकास को लेकर काफी ये समर्पित थी, क्योंकि उस बीच कृषि विकास को लेकर के तरह तरह के योजनाएं निकाले गए, जिससे काफी मदद हो कृषि विकास के लिए, खाद वगैरह हो गया, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल विभाग से हमें उस समय काफी मदद मिलने लगा, और काफी खाद वगैरह सब, ये सभी आप देख सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हो गई, इस पर जो शब्द ये शब्द कहे हैं, किसने कहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही उनकी मृत्यु पर ये 2 शब्द कहे हुए हैं। एंड ये जो है दोस्तों एक मराठी व्यक्ति थे, नाथूराम गॉडसे, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, हमारे जो महात्मा गांधी है उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, तो 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया गया था दोस्तों। इसकी मृत्यु तो हुआ नहीं था, क्योंकि इनकी हत्या कर दिया गया था। हत्या किन्होंने की, तो नाथूराम गॉडसे ने इनको इनकी हत्या कर दी। कब कर दिया गया था, तो 30 जनवरी 1948 को। एक मराठी व्यक्ति, एक जिसने हत्या किया दोस्तों हमारे महात्मा गांधी, यानी कि इनकी हत्या कब हुआ था दोस्तों, इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। इनकी हत्या कब कर दिया गया था, इनकी मृत्यु नहीं हुआ था दोस्तों, इनकी हत्या कर दिया गया था। तो किसने इनकी हत्या की थी, तो एक मराठी व्यक्ति थे नाथूराम गॉडसे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने क्या किया, तो इनकी हत्या कर दी, नाथूराम गॉडसे।
इनकी हत्या किसने किया है? तो दोस्तों नाथूराम गॉडसे ने। हत्या किसने किया? तो नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गॉडसे, ठीक है। इन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। वो भी कब किया? तो 30 जनवरी 1948 को। और हमारे हमारे जीवन के एक प्रकाश चला गया और हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रह गया। हमारे राष्ट्रपति के लिए ये दो शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये दिए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर ये 10 था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अप टू 10 यानी 10 से ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी को टीच मैक्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी मेहनत और लगनशील के लिए लगे रहिए, जो कि हमारे TRE4 आने ही वाला है। एंड किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं समझिएगा और हल्का नहीं समझिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहे हैं जो 2-3-4 सेंटेंसेज में होते हैं। 4 सेंटेंसेज काफ़ी बड़ा लंबा मत पढ़ के जाओ भाई। मैं तो यही कहूँगा कि आप लंबा पढ़ो लेकिन छोटे-छोटे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करो, क्योंकि वही छोटे-छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में कन्फ्यूजन ला सकता है एंड उस छोटे-छोटे क्वेश्चन को आप इग्नोर करोगे तो आपके मार्क्स भी छूट सकते हैं। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आप सभी के पास सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल करा दूँ, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 10 से ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन में। थैंक यू।